हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे राजोबियम कल्चर के बारे में। देखिए, राजोबियम कल्चर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इसे कैसे प्रयोग किया जाता है, राजोबियम कल्चर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, राजोबियम के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजोबियम जो है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि सहजीवी बैक्टीरिया होता है। सहजीवी का मतलब होता है जब यह किसी दूसरे एक जीव दूसरे जीव पर रहता है, सहजीवन करते हैं। जैसे कवक और शैवाल के जो बीच का सहजीवन है उसे हम लाइकेन कहते हैं, या कवक और शैवाल के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। उसी प्रकार से यह एक सहजीवी बैक्टीरिया होता है जो कि किसी एक दलहनी पौधे पर अपना जीवन व्यतीत करता है और इसे वहां रहने के लिए जगह मिल जाती है और दलहनी पौधे की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिस ग्रंथियों में यह एक पिगमेंट रेड लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक को उत्पन्न करता है और उन्हीं में यह बैक्टीरिया राइजोबियम नामक बैक्टीरिया वहां पर अपना घर बनाकर रहता है। और जब ये वहां पर रहता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में बदलकर या अमोनियम के फॉर्म में बदलकर पौधों को प्राप्त करता है। तो पौधों को ये फायदा हो जाता है, पौधों को इससे ये लाभ होता है। किन पौधों को? दलहनी कुल के पौधों को या फिर लेग्यूमिनस कुल के पौधों को या लेग्यूमिनस फैमिली के पौधों को ये लाभ होता है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। दूसरी चीज, केमिकल के फॉर्म में देने से अच्छा होता है कि हम कुछ इस प्रकार से दें ताकि जो है हमको भी फायदा हो और हमारे वायुमंडल में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो। तो यह जो है राइजोबियम जो कल्चर होता है, यह किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन, वायुमंडल में पॉल्यूशन नहीं करता है और जंतु जगत में भी किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होता है। अच्छा, बात करते हैं राइजोबियम के बारे में। हमने आपको बताया कि यह एक सहजीवी जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, अब बात आई कि ये कल्चर शब्द कहां से जोड़ा गया या कल्चर क्या होता है। तो राइजोबियम के बारे में हमने आपको बताया कि यह एक जो है सहजीवी जीवाणु होता है, जबकि कल्चर का अर्थ होता है, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। ग्रो मतलब किसी भी चीज को उगाना। देखिए, पढ़ाई नहीं करनी है, हमें समझना है। किसी भी चीज को समझना है तो समझने के लिए थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाइए और उसकी बातों पर उसमें शब्दों में ही ढूंढिए कि देखिए, राइजोबियम कल्चर। अब कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो, मीन्स किसी भी चीज को उगाना। अब हम यहाँ पर किसको उगा रहे हैं? किसको उगा रहे हैं? जीवाणु को। और कौन से जीवाणु को उगा रहे हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु को। अब बात आएगी राइजोबियम नामक जीवाणु को हम उगाते कैसे हैं। तो देखिए, इनकी मात्रा जो है वह हमारे वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है। अब जब हम इसका प्रयोग जो है हम आपको बता दें, लेग्यूमिनस कुल या लेग्यूमिनस फैमिली में सीड ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक है, बीज की बुआई करते समय हम इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, बीज शोधन कह सकते हैं या सीड ट्रीटमेंट, बात एक ही है। हिंदी में बीज शोधन या बीज उपचार कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे सीड ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम लेबोरेटरी या फिर प्रयोगशाला में इसे ग्रो करते हैं, इसे हम उगाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से जो है प्रयोगशाला में हम जो है इसे उगाते हैं। अच्छा, जब हम इसे उगाते हैं तो इनकी मात्रा हमें पूर्ण रूप से मिल जाती है, पर्याप्त मात्रा हमें मिल जाती है ताकि हम राइजोबियम बैक्टीरिया को या राइजोबियम कल्चर बना सकें। और जो है उसका, अच्छा, इसका जो है राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट आता है। राइजोबियम कल्चर का जब हम इसका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का जब हम कल्चर करते हैं तो कल्चर करने के बाद इसको हम पैकेट में भर लेते हैं। जब एक पैकेट में भर लेते हैं तो इसका जो एक पैकेट का वजन होता है वह लगभग 200 ग्राम होता है। वह जो है 200 ग्राम होता है। यह आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट आता है उसका एक पैकेट का वजन कितना होता है, तो उसका एक पैकेट का वजन 200 ग्राम होता है। ठीक है, अब जब 200 ग्राम इसका वजन होता है तो जो है जब हमने इसका कल्चर किया और कल्चर करने के बाद हमने इसको पैकेट में
पैकेट में भर दिया और पैकेट में भरने के बाद हमने इसे मार्केट में अवेलेबल कर दिया। ठीक है, जब हमने इसे मार्केट में अवेलेबल कर दिया तो अब जो किसान होते हैं वो मार्केट में पहुंचते हैं जिसे इस चीज की जानकारी है। अब बात आई कि यह जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है या कल्चर है, इसकी भी कई स्पीसीज पाई जाती हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया की कई स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि अलग अलग दलहनी कुल के पौधों में अलग अलग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। जैसे कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो नामक बैक्टीरिया है, यह आपका मटर की जड़ों में पाया जाता है। जबकि आपका राइजोबियम जपोनिकम नामक बैक्टीरिया है, यह आपका सोयाबीन में पाया जाता है। और इसके अलावा राइजोबियम ट्राइफोलाई नामक बैक्टीरिया है, आपका बरसीम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग राइजोबियम मिलीलोटाई, राइजोबियम फैसियोलाई, तो ये जो है सभी अलग अलग दलहनी कुल की जड़ों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। बात आई कि जो है इसका कुछ बायोडाटा है, वो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, जो है आपका कुछ छोटी दालें होती हैं, जैसे कि छोटे दाने वाली दालें, जैसे कि आपकी आती है उर्द, मूंग, मूंग, अरहर, अरहर और कुल्थी। इसके लिए जो राइजोबियम की आवश्यकता होती है, राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है, वह होती है 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम। 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है। अब 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है कितना, 500 ग्राम। अब जब 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है, तो हमने आपको बताया कि देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है कि एक पैकेट जो है भाई 200 ग्राम का होता है। तो अरहर के बीज शोधन के लिए या सीड ट्रीटमेंट के लिए जब हम इससे राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसमें कितने पैकेट की आवश्यकता होती है। तो यह जो है 500 ग्राम है। अब 500 ग्राम को यदि हम पैकेट में बदलेंगे तो एक पैकेट 200 ग्राम का, 2 पैकेट 400 ग्राम के, तो 2.5 पैकेट हो गया आपका 500 ग्राम के। तो यहाँ पर 2.5 पैकेट आपका हो गया, एक पैकेट 200 ग्राम का होता है। ठीक है, तो 500 ग्राम के कितने पैकेट हुए, 2.5 पैकेट। 2.5 पैकेट हुए कितने, 500 ग्राम के। तो जो है अरहर, मूंग, कुल्थी और उर्द, इसके अलावा लूसर्न और होता है, लूसर्न, इसमें जो है आपके कुल राइजोबियम कल्चर में पैकेट की आवश्यकता जो होती है, राइजोबियम कल्चर की पैकेट की आवश्यकता वह 2.5 पैकेट की आवश्यकता होती है, या फिर इसे कह सकते हैं 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद बात आती है आपकी जो है कुछ ऐसी फसलें, जैसे कि आता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन के लिए, सोयाबीन का यदि हम बीज शोधन करते हैं, सोयाबीन के बीजों का यदि हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए जो है आपका 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता होती है, और 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर हमें प्राप्त होगा 5 पैकेट में। कितने पैकेट में, 5 पैकेट में। जबकि अभी हमने उसमें बताया था कितने पैकेट थे, 2.5 पैकेट। और इसके अलावा एक आता है आपका ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। तो मूंगफली में 1 हेक्टेयर के बीज शोधन के लिए आवश्यकता होती है 1.5 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर की, और 1.5 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर को प्राप्त करने के लिए हमें 7.5 पैकेट की आवश्यकता होती है। कितने, 7.5 पैकेट की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया आपका कुछ डाटा जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग सोयाबीन में कितने पैकेट में किया जाता है, कितने पैकेट की आवश्यकता होती है राइजोबियम कल्चर के। तो सोयाबीन में 1 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 पैकेट होती है या फिर 5 पैकेट की आवश्यकता होती है। और ग्राउंड नट के लिए 7.5 पैकेट की आवश्यकता होती है, जबकि कुल्थी, अरहर, मूंग, उर्द और लूसर्न के लिए जो है हमें 2.5 पैकेट की आवश्यकता होती है। कितने, 2.5 पैकेट की। बात आई, अभी हमने आपको बताया था कि एक पैकेट में 200 ग्राम वजन होता है, एक पैकेट में 200 ग्राम कंटेंट आता है राइजोबियम कल्चर का। ठीक है, ये बात हो गई आपकी राइजोबियम कल्चर के बारे में। अब बात आती है कि इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसका हम यूज कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे या यूज कैसे करेंगे। तो देखिए यूज, यूज कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइजोबियम कल्चर को का प्रयोग करने के लिए 10% गुड़ लेते हैं। 10% गुड़, गुड़ को हम इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। क्या, जैगरी, जैगरी बोलते हैं। तो 10% गुड़ लेते हैं। 10% गुड़ लेने के बाद उसमें हम इसको गुड़ को गर्म पानी में घोल लेते हैं। गर्म पानी में घोल लेते हैं। गर्म पानी में घोलें, ठीक है। गर्म पानी में घोल लेते हैं और गर्म पानी में घोल करके, गर्म पानी में घोल करके घोल को ठंडा कर लेते हैं। क्या, घोल को ठंडा कर लेते हैं। घोल को ठंडा करते हैं। घोल को ठंडा कर लेते हैं। जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, घोल में जो कल्चर है आपका, कौन सा कल्चर, वही कल्चर जो अभी हम बात कर रहे थे, राइजोबियम कल्चर। तो ये जो कल्चर है आपका, इस कल्चर को हम घोल में मिला देते हैं। उस कल्चर को हम घोल में मिला देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कल्चर को घोल में मिला देते हैं। कल्चर को घोल में मिला देते हैं और इसके बाद कल्चर को घोल में मिलाने के बाद दोनों हाथ से उसे हम मिला देते हैं। दोनों हाथ से उसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं, इस प्रकार से बीजों में, ताकि दोनों हाथों से उसे हम मिला देते हैं, ठीक है। और दोनों हाथों से जब यह बीज में अच्छी तरीके से मिल जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, छाया में सुखा देते हैं। बीज को छाया में सुखा देते हैं। और जब छाया में जब हम इसे सुखा देते हैं तो सुखाने के बाद फिर इस बीज का हम प्रयोग करते हैं, या फिर इस बीज को हम अप्लाई करते हैं खेत में बुआई के लिए, ठीक है। तो देखिए बात थी कि 10% गुड़ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। 10% गुड़, गुड़ होता है थोड़ा चिपचिपा। यदि हम किसी सॉल्यूशन में गुड़ को मिला देते हैं तो बीजों में, ताकि राइजोबियम कल्चर अच्छे तरीके से चिपक जाए, इसलिए उसमें हम गुड़ का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि राइजोबियम कल्चर में प्रयोग किया जाता है, जो राइजोबियम कल्चर, उसमें गुड़ क्यों मिलाई जाती है। तो गुड़ इसीलिए मिलाई जाती है ताकि वह चिपचिपा बना रहे और जो है बीजों में राइजोबियम कल्चर अच्छी तरीके से चिपक जाए। गर्म पानी में घोल लेते हैं गुड़ को, और जब गर्म पानी में गुड़ को घोल लेते हैं तो जो घोल बना उसको क्या करते हैं, हम ठंडा कर लेते हैं। जब ठंडा कर लेते हैं तो ठंडा करने के बाद कल्चर को घोल में मिला देते हैं। जब ये ठंडा हो गया उसके बाद कल्चर जो है आपका, जो राइजोबियम कल्चर है, जिस भी राइजोबियम कल्चर का आपने प्रयोग किया है, उसको हम क्या करते हैं, कल्चर को घोल में मिला देते हैं। और जब घोल में मिला देते हैं, मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं, दोनों हाथों से बीजों को और कल्चर को दोनों हाथों से अच्छी तरीके से मिला देते हैं, ताकि जो है बीजों में कल्चर अच्छी तरीके से लग जाए, ठीक है। बात आई इसको, उसके बाद छाया में सुखा देते हैं। किसमें, छाया में सुखा देते हैं। तो ये जो है आपका छाया में इसको हम सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसकी बुवाई करते हैं। किसकी, बीज की। जो कल्चर किया हुआ बीज है वह जो है आपका बीज शोधित हो जाता है और कल्चर बीज बुवाई के लिए काम में लाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो हमारी स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वह स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारी स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसको जो है अमोनियम फॉर्म में बदल देता है, और पौधे जो है ज्यादातर नाइट्रोजन को अमोनियम फॉर्म में लेते हैं, अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वह नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, कुछ जो है अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि धान हो गया आपका, ये आपका अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी राइजोबियम कल्चर की। अच्छा, आपको हम एक बात और बता दें कि राइजोबियम कल्चर, कहीं कहीं पूछा गया कि यदि राइजोबियम कल्चर का हमने प्रयोग किया है तो वहां पर हमें कवकनाशी या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी किसी किताबों में या किसी अच्छी किताबों में लिखा पाया गया कि यदि आपने राइजोबियम कल्चर कर दिया है तो वहां पर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप करना चाह रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, यदि आप करना चाह रहे हैं तो उसका एक क्रम होता है, उसका एक क्रम होता है। और वह क्रम कुछ इस प्रकार है कि यदि आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक विधि, एक आता है FIR। एफ से मतलब होता है फंजीसाइड, एफ से मतलब होता है फंजीसाइड, और आई से होता है इंसेक्टिसाइड,
आई से होता है इंसेक्टिसाइड और आर से होता है राइजोबियम। तो यह एक क्रम होता है। यदि आप कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड, मिस्कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर तीनों का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप पहले तो फंजीसाइड कवकनाशी का प्रयोग करें, नंबर 2 पर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें और नंबर 3 पर आप सबसे लास्ट में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करें, तब तो आपको कुछ फायदा या लाभदायक होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो है आपका कहीं कहीं पूछा जाता है कि इसका जो है सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है उसमें लिख दिया जाता है, पहले तो आपको इंसेक्टिसाइड दे दिया जाएगा कि सही क्रम क्या है, चिन्ह कीजिए, तो आपका जो है चिन्हित कीजिए, तो उसमें जो है आपका इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर, फंजीसाइड देगा, फिर फंजीसाइड, राइजोबियम कल्चर, इंसेक्टिसाइड, लेकिन सही क्रम आपका क्या है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी FIR। अच्छा, इसे FIR मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FIR मेथड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, FIR कर देते हैं, लेकिन वो FIR अलग होती है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, वो अलग होती है, और ये जो है ये आपकी की जाती है किसमें, बीजों में। FIR बीजों को शोधित करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि उसमें जो है कीट और कवक और राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है राइजोबियम कल्चर की बात हो गई। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और होते हैं जो कि हमारे स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। जैसे राइजोबियम कल्चर के अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका आता है एजोटोबैक्टर। एक बैक्टीरिया आता है आपका एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर का नाम आपने सुना होगा, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है, बैक वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर लें, तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेगी वहां पर। ठीक है, तो क्या करें, आप जो है यूट्यूब पर जाएंगे, वहां पे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय डाल करके आप जो है अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई अपना ही चैनल है। ठीक है, तो जो है एजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया, यह जो है क्या करता है, यह एक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अच्छा, जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया था वह एक सहजीवी बैक्टीरिया था, मींस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया था, जबकि एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है यह आपका असहजीवी बैक्टीरिया है, मींस एसिम्बायोटिक। इसे हम इंग्लिश में एसिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। और यह जो है असहजीवी बैक्टीरिया है। कौन सा, एजोटोबैक्टर। यह जो है आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। किसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सेशन करता है किसका, नाइट्रोजन का। यह एक असहजीवी बैक्टीरिया है। अच्छा, यह जो है आपका जो राइजोबियम कल्चर था वह सिर्फ बीजों के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका जो है शोधन करने के लिए बीजों में मिलाते थे। लेकिन एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। एजोटोबैक्टर का प्रयोग हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला तो एक तो आता है आपका मृदा में, एक प्रकार मृदा में हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अब मृदा में जब हम प्रयोग करते हैं तो मृदा में भी इसकी कई फसलें होती हैं जो कि अलग अलग मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यदि हम इसका प्रयोग मृदा में करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो 50 से 60 किलोग्राम FYM, 50 से 60 किलोग्राम FYM, 50 से 60 किलोग्राम FYM। FYM का मतलब क्या होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, या इसे हम हिंदी में गोबर की खाद कहते हैं। क्या, गोबर की खाद, जो हमारा जंतुओं से प्राप्त गोबर होता है ना, उनका एक्सक्रेटा होता है, जिसे हम ले जाकर के किसी गड्ढे में डाल देते हैं, और उसको बाद में जब वह सड़ जाता है, अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, तो इस FYM में आपको जानकारी के लिए पता है कि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 0.5%, जबकि फास्फोरस पाई जाती है 0.25%, जबकि पोटास जो पाया जाता है 0.5%। यानी कि इसे हम याद करने के लिए कह सकते हैं अठन्नी चौवन्नी अठन्नी। क्या, अठन्नी चवन्नी अठन्नी। तो इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का रेशियो पाया जाता है। तो इसमें 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में एजोटोबैक्टर को हम मिला देते हैं। अब एजोटोबैक्टर कल्चर को जब हम मिला देते हैं तो अच्छा, बात करें कि एजोटोबैक्टर के पैकेट में, एजोटोबैक्टर का जो पैकेट होता है उसमें कितना वजन होता है, तो जितना वजन राइजोबियम कल्चर के पैकेट में था 200 ग्राम का, उतना ही वजन इसके पैकेट में आता है। कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम कंटेंट होता है एक पैकेट में, वजन कितना होता है, 200 ग्राम। ठीक है, तो ये बात आपको नहीं भूलनी है, दोनों में 200 ग्राम का ही वजन होता है। ठीक है, बात आई कि जैसे इसका हम प्रयोग करते हैं आपका किसमें, आलू में।
तो आलू के लिए जो है कितने, आलू के लिए जो है कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी? आलू के लिए 10 आलू के लिए जो 20 से 25 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी, 20 से 25 पैकेट के लिए। गेहूं के लिए 10 से 12 पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि सरसों आता है, सरसों के लिए इसकी आवश्यकता है 6 से 7 पैकेट। 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है ये मात्रा। 1 हेक्टेयर के लिए एजोटोबैक्टर यदि हम प्रयोग करना चाह रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है कि आलू में यदि हम एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं तो 20 से 25 पैकेट, गेहूं में प्रयोग करते हैं तो 10 से 12 पैकेट, और सरसों में प्रयोग करते हैं तो 6 से 7 पैकेट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम इसको सीड में मिलाते हैं, मींस बीज में मिलाते हैं, तो बीज में मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पैकेट 8 से 10 किलोग्राम बीज में मिला देते हैं। एक पैकेट को किसमें, 8 से 10 किलोग्राम बीज में मिला देते हैं। एक पैकेट को 8 से 10 किलोग्राम बीज में हम उसको मिला देते हैं, और लगभग जो है इसका सीड जो होता है उसमें हम 1 पैकेट मिला देते हैं, यानी कि 200 ग्राम कल्चर मिला देते हैं। किसका, एजोटोबैक्टर कल्चर मिला देते हैं 8 से 10 किलोग्राम। बात आई यदि हम सीडलिंग में इसका प्रयोग करते हैं, सीडलिंग को हम हिंदी में कहते हैं पौध। जो पौध तैयार होती है ना, जैसे पौध बनती है, आपकी बैंगन की पौध तैयार की जाती है, मिर्च की पौध तैयार की जाती है, टमाटर की पौध तैयार की जाती है, फूलगोभी की पौध तैयार की जाती है, तो इन सभी की पौध तैयार की जाती है। इनके लिए हम क्या करते हैं, इनकी पौध यानी कि सीडलिंग्स जो बनते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए हम उनको कल्चर में डुबो देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए कल्चर में डुबो देते हैं, तो ये जो है एजोटोबैक्टर कल्चर पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसके अलावा एक और आपका जो बैक्टीरिया होता है, एक और कल्चर, एक बैक्टीरिया होता है, उसकी बात करते हैं। जैसे इसके बाद एजोटोबैक्टर के बाद आता है आपका, एक आपने नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा। इसका प्रयोग जो है धान में किया जाता है, किसमें, राइस में, पैडी कल्टीवेशन में किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो है आपका BGA, इसका जो पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, इसका जो पूरा नाम होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में हम इसे कहते हैं नील हरित शैवाल या नीला हरा शैवाल। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, धान के खेत में करते हैं। अब धान के खेत में करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, देखिए, धान के खेत में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जैसे धान का खेत होता है, यह एल्गी का मतलब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, एल्गी से तात्पर्य होता है शैवाल। एल्गी को हम हिंदी में शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो शैवाल का मतलब क्या होता है, काई। एक तरीके से आपने देखा होगा, जो कि किसी तालाब में ऊपर हरे हरे कलर की एक काई टाइप की जमा हो जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग देहाती या ग्रामीण भाषा में काई के नाम से जानते हैं। तो वही जो है आपका शैवाल होता है। या फिर आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जहां पर पानी भरा रहता है, वहां पर ये एल्गी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और वहां पर जो है हरे कलर का कुछ आपको देखने को मिलता है, जो कि कुछ दिनों तक जमा रहता है, और वो चिकना सा होता है। यदि उस पर पैर रख जाता है हमारा, तो वह वहां से पैर हमारा फिसल जाता है। तो वही जो है आपका एल्गी है। तो ये कैसी एल्गी है, ये कैसा शैवाल है, नीला हरा शैवाल। नीला हरा कलर का शैवाल होता है, जो कि धान के खेत में प्रयोग किया जाता है। इसका भी कल्चर करके हम धान के खेत में इसको हम मिला देते हैं। कैसे, हम इसको हम भरे हुए धान के खेत में आपको पता है पानी भरा रहता है, क्योंकि धान में जो है पैडी कल्टीवेशन के लिए हमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा आवश्यकता होती है। उसे जो है इरिगेशन ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पानी की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उसमें पानी जो है लगभग तने तक भरा रहना चाहिए, सूट तक, ताकि उसका जो बाली जो है ना, उसकी जो ईयर होती है वो ना डूबे, उसके नीचे तक पानी भरा रहना चाहिए। तो उसी पानी भरे हुए क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम पूरे खेत में फैला देते हैं, ताकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमें धान के खेत में 1 हेक्टेयर में पर ईयर लगभग 30 किलोग्राम
नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नीला हरा शैवाल 1 हेक्टेयर खेत में प्रति वर्ष हमें कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है, तो आपका 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा जिसे हम कहते हैं एजोला। क्या, एजोला। इसकी भी कई प्रजातियां होती है, जैसे एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। तो ये जो है आपका एजोला पिन्नाटा जो होता है, यह इसका भी प्रयोग जो है धान के खेत में किया जाता है। और यह एक प्रकार की फर्न होती है, और यह फर्न भी कैसी वाली होती है, तैरने वाली फर्न होती है। अब पता है आपको तैरने वाली फर्न होती है, तो जब ये ऐसे खेत में प्रयोग की जाएगी जहां पर वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जब वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जो कि अभी हमने आपको पहले ही बताई, धान के खेत। तो धान के खेत में आपके एजोला की आवश्यकता होती है, एजोला पिन्नाटा को हम डाल देते हैं। और यह जो है एक प्रकार की फर्न होती है, जो कि तैरने वाली फर्न होती है। कैसी, तैरने वाली फर्न होती है। इसको जो है सर्वप्रथम वियतनाम में 1958 में देखा गया था। सर्वप्रथम मीन्स पहली बार वियतनाम में 1958 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1958 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1958 में वियतनाम में सर्वप्रथम किसे देखा गया था, एजोला को। और एजोला क्या है, एजोला एक फर्न है। कैसी फर्न है, तैरने वाली फर्न है। इस प्रकार से क्वेश्चन को यदि आप घुमाएंगे अपने दिमाग में तो क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट होते रहेंगे। एजोला क्या है, एजोला एक फर्न है। कैसी फर्न है, तैरने वाली फर्न है। इसको कहां पर देखा गया था, सर्वप्रथम इसे वियतनाम में 1958 में देखा गया था। तो ये बात थी आपकी एजोला की। अब एजोला का प्रयोग हम कैसे करते हैं, एजोला का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं धान के खेत में। एजोला का प्रयोग हम धान के खेत में दो प्रकार से करते हैं। एक तो हम हरी खाद के रूप में कर लेते हैं, या फिर जब धान की खेती हम करते हैं, धान की खेती के साथ ही इसको हम उगा देते हैं। ठीक है, इसको हम उगा देते हैं। उगाते कैसे हैं, इसकी भी हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी में धान के खेत के साथ इसको हम उगा देते हैं, ताकि ये हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देती है। इसे नर्सरी में तैयार किया जाता है। ये बात हो गई आपकी एजोला की। अब हम बात करते हैं आपसे कि कुछ बैक्टीरिया जो कि हमें जो है कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का पर ईयर फिक्सेशन करके देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कि हम आपसे बता दें कि आपका जो राइजोबियम ही है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, यह आपका नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पर ईयर मीन्स प्रति वर्ष प्रदान करता है। हमारे खेतों को 50 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन राइजोबियम जो है हमें प्रदान करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने आपको अभी बता ही दिया कि यह जो है 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्रदान करती है हमारे खेत में। एक्टिनोमाइसिटीज, एक आपने सुना होगा एक्टिनोमाइसिटीज जो है, यह आपका एक्टिनोमाइसिटीज जो है, यह 50 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और प्रति वर्ष प्रदान करता है हमें। कौन, एक्टिनोमाइसिटीज। लेग्यूम की यदि हम बात करें, लेग्यूम की यदि हम बात करें तो यह जो है 150 से 250, लेग्यूम जो है यह आपका 150 से 250 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रदान करता है। उसके बाद नोस्टॉक या एनामीना आपने सुना होगा एक, ठीक है। तो नोस्टॉक यदि नहीं सुना है तो हम आज सुना रहे हैं आपको, सुन लीजिए। नोस्टॉक, इसका जो है यह आपका 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन एक साल में प्रति हेक्टेयर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देते हैं। तो हमने आज आपको पूरी जानकारी दी राइजोबियम कल्चर के बारे में, एजोटोबैक्टर कल्चर के बारे में,
और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, एजोला फर्न के बारे में हमने आपको संपूर्ण तरीके से जानकारी दी। ठीक है, राइजोबियम कल्चर के बारे में हमने आपको बता दिया। तो देखिए हमने तो मेहनत की, आपको दिख रहा होगा कि पसीना बह रहा है भाई साहब। ठीक है, तो यदि आपने वीडियो देखा और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने इसे लाइक नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। कैसा हो जाएगा मामला? गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा ना लगा हो तो हमें बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी हमेशा हमारे चैनल से मिलती रहेगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए और वहां पर स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी ज्ञानवान बनाइए और उनको शेयर कीजिए। शेयर कीजिए तभी कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन को बढ़ाइए और खुद आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।